अपने क्या है इस जो जेनेटिक्स अपने कर रहे थे उसके अंदर पहला पोर्शन जो कि अपनी अनुवांशिक शब्दावली का था और दूसरा पोर्शन जो मेडल और उनका अनुवांशिकता से रिलेटेड जो महत्व था वो अपने क्या है कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो जो मैंने तीसरा पोर्शन बनाया था कि मानव में अनुवांशिकता महत्व, ठीक है, ये अपने अभी करने जा रहे हैं। तो ये क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से खूब सारे निकल के आते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्या है सबसे महत्वपूर्ण। देखिए अब अपने इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर अपने क्या है पहले डीएनए पढ़ेंगे, फिर आरएनए पढ़ेंगे। ठीक है, पहले डीएनए फिर क्या है आरएनए और फिर अपने पढ़ेंगे कि जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्रीय सामान्यता से होने वाले रोग हैं वो पढ़ेंगे अपनी, और जो क्या है अंतिम बात अपने करेंगे मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, कि मानव के अंदर लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये चार बातें अपने करेंगे। एक क्वेश्चन और इससे निकल के आता है कि जो क्या है अनुवांशिक रोग। ठीक है, अनुवांशिक रोग, तो ये अनुवांशिक रोग क्या है अपने इसी के अंदर दो रोग हैं वो देख लेंगे अपने, हीमोफीलिया और दूसरा कौन सा है आपका वर्णांधता। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है रोग इसके अंदर देखेंगे। तो ये क्या है इसके सब टाइटल बन गए हैं 5, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्रीय असमानता से होने वाले रोग, मानव में लिंग निर्धारण और आपका क्या है अनुवांशिक रोग। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपने देखते हैं पहला डीएनए, समझते हैं इसको क्या होता है डीएनए। फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए डीएनए, तो सबसे पहले क्या है अपने पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल क्या नाम है इसका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए इसके नाम से अपने क्या है 2-3 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। पहला आएगा कि डीएनए के अंदर शर्करा कौन सी पाई जाती है, क्या पाई जाती है शर्करा। तो अपने लिख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। दूसरा देखिए ये जो डीएनए है इसके अंदर मैं बता रहा हूँ न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है और इसके साथ में क्या है न्यूक्लिक अम्ल शर्करा प्लस न्यूक्लिक अम्ल और प्लस में आपका क्या आ जाएगा फास्फेट, क्या आ जाएगा फास्फेट। इन तीनों चीजों से एक क्या है चीज बनेगी, तत्व बनेगा जिसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या चीज बनती है न्यूक्लियोटाइड बनती है। अब देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है वो इस डीएनए की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या है न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए की जो क्या है फंक्शनल और जो आपकी क्या है क्रियात्मक इकाई है वो क्या है आपकी न्यूक्लियोटाइड है। इतनी बातें समझ में आई आपको। ठीक है, क्या है न्यूक्लियोटाइड है। देखिए दोबारा देखिए डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। शर्करा कौन सी पाई जाएगी डीऑक्सी राइबोज शर्करा इसके अंदर पाई जाएगी। और दूसरी बात इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और तीसरी बात इसके अंदर फास्फेट पाया जाता है। तो तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और यही न्यूक्लियोटाइड डीएनए की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए जो डीएनए है उसकी जो खोज है, खोज वो किसने की थी वाटसन व क्रिक साहब ने इसकी खोज की। वाटसन व क्रिक साहब ने
क्रिक ने इसकी क्या कर दी थी, खोज कर दी थी। किसने की, वाटसन और क्रिक ने। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के डीएनए की खोज की, तो किस प्रकार के की, बी प्रकार, बी प्रकार, ठीक है, बी प्रकार की। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो बी प्रकार का डीएनए है ये मानव में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है मानव में। तो आपसे क्वेश्चन आए कि मानव के अंदर डीएनए किस प्रकार का पाया जाता है, तो किस प्रकार का पाया जाता है, बी प्रकार का। तो बाकी और प्रकार कितने हैं, तो देखिए डीएनए कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है, ए है, बी है और क्या है, जेड है। 3 प्रकार का डीएनए है, ए है, बी है और जेड है, जिसमें से मानव के अंदर कौन सा पाया जाता है, बी प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। और जिसकी खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक साहब ने इसकी क्या कर दी थी, खोज कर दी थी, ठीक है। क्या कर दी थी, खोज कर दी थी, समझ में आएगा, क्या कर दी थी, इसकी खोज कर दी थी, ठीक है। क्या कर दी थी, इसकी खोज किसने, वाटसन और क्रिक साहब ने इसकी क्या है, खोज कर दी थी। अब देखिए ये जो डीएनए है इसके अंदर क्या है, एक चीज और पाई जाती है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन क्षारक। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन क्षारक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक। तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं नाइट्रोजन क्षारक इसके अंदर, 2 प्रकार। कितने प्रकार के, 2 प्रकार, प्यूरिन और दूसरा कौन सा है, पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन, समझ में आ रही बात। 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक हैं, जिसका नाम क्या है, एक का प्यूरिन है और दूसरे का नाम क्या है, पिरिमिडिन है, ठीक है। प्यूरिन और पिरिमिडिन है। तो प्यूरिन के अंदर क्या है, 2 आएंगे, प्यूरिन 2 प्रकार, ए और जी बता रहा, ठीक है। पिरिमिडिन देखिए, पिरिमिडिन भी 2 आएंगे, सी और टी, ठीक है। पिरिमिडिन कितने हैं, सी और टी, ए और जी क्या है, प्यूरिन है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखिए ए फॉर एडिनिन, क्या है, एडिनिन, और जी फॉर ग्वानिन, जी फॉर ग्वानिन। तो प्यूरिन क्या है, ए जी है, क्या है प्यूरिन, ए जी है। ए जी का मतलब एडिनिन और ग्वानिन है, ठीक है। प्यूरिन क्या है, ए जी है, एडिनिन और ग्वानिन है। पिरिमिडिन देखिए, पिरिमिडिन सी फॉर साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है। और टी फॉर थायमिन, टी फॉर थायमिन। तो पिरिमिडिन क्या है, सीटी है, पिरिमिडिन क्या है, सीटी है, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक प्यूरिन और पिरिमिडिन है। प्यूरिन एजी है और पिरिमिडिन क्या है, सीटी है, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इन चारों को इस तरह से क्या है, लिख लेना है, ए जी और सी टी, ठीक है। ये क्या है, आपके प्यूरिन है और ये क्या है, पिरिमिडिन, ठीक है। अब देखिए जो आपका डीएनए है उसके अंदर जो आपकी एडिनिन और थायमिन है उसके मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, डबल बंध पाया जाता है, ठीक है। डबल बंध पाया जाता है, क्वेश्चन आएंगे देख लेना, ठीक है। एडिनिन और क्या है, थायमिन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, ठीक है। और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य ट्री, ठीक है, ट्रिपल बंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है, समझ में आ रही बात। ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, त्रिबंध है। और एडिनिन और थायमिन के मध्य क्या है, द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब देखिए मैं डीएनए की अगर थोड़ी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो डीएनए क्या है, एक द्विकुंडलित इकाई है, ठीक है। इस तरह से क्या है, प्रति समांतर दक्षिणावर्त दिशा की, ठीक है। प्रति समांतर का मतलब क्या है, जो भी इसके अंदर के क्या है ये रेखाएं हैं वो एक दूसरे से क्या है, समांतर रहेंगी हमेशा। तो ये क्या है, समांतर है, प्रति समांतर है। दक्षिणावर्त मतलब अपने क्या है, दाईं तरफ ये क्या है, घूमती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो अब देखिए ये द्विकुंडलित संरचना है डीएनए, और क्या है इसके अंदर खास बातें, ये जो प्रत्येक कुंडलन है
इनके मध्य क्या है आपके एडेनिन और साइटोसिन, ग्वानिन और क्या है एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इस तरह से क्या है इसमें पाई जाती है संरचना। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है जो नाइट्रोजन क्षार के युग्म है, तो ये जो एक कुंडलन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसके अंदर क्या है 10 आपके क्या है ये नाइट्रोजनी क्षारक युग्म पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक युग्म क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक युग्म पाए जाते हैं। एक डीएनए के क्या है कुंडलन में, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने पाए जाएंगे 10 आपके क्या है नाइट्रोजनी क्षारक क्या है इसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, क्या पाए जाएंगे 10 नाइट्रोजनी क्षारक इसके अंदर क्या है पाए जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्या है 10 आपके इसके अंदर क्या पाए जाएंगे नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाएंगे। अब देखिए जो डीएनए है उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? 3 भाग है। पहला कौन सा है? सिस्ट्रॉन। कौन सा भाग है? सिस्ट्रॉन है। दूसरा कौन सा है आपके? दूसरा रेकॉन है। ठीक है, कौन सा है? रेकॉन है। और तीसरा कौन सा है? म्यूटॉन है। म्यूटॉन है। ठीक है, म्यूटॉन है। तो पहला भाग सिस्ट्रॉन है। पहला भाग कौन सा है? सिस्ट्रॉन है। सिस्ट्रॉन को बोलते हैं इसकी संरचनात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक इकाई है। सिस्ट्रॉन संरचनात्मक इकाई। सिस्ट्रॉन संरचनात्मक इकाई। और ये क्या है? डीएनए का जो अनुलेखन होता है। ठीक है, अनुलेखन होता है। बताऊंगा मैं अनुलेखन क्या होता है, एक बार इतना समझ लें कि जो अनुलेखन होता है डीएनए का, तो उस समय क्या है ये जो सिस्ट्रॉन है ये मुख्य भूमिका इसके अंदर अदा करता है। तो सिस्ट्रॉन संरचनात्मक इकाई है। सिस्ट्रॉन क्या है? संरचनात्मक इकाई है। और दूसरा क्या आपकी रेकॉन है। ठीक है, रेकॉन है। रेकॉन है तो रेकॉन रिकॉम्बिनेशन की इकाई। रिकॉम्बिनेशन की इकाई है। रिकॉम्बिनेशन की इकाई है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन की इकाई है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन की इकाई है। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आपके पुनर्संयोजन। क्या बोलेंगे? पुनर्संयोजन। संयोजन। ठीक है, क्या बोलेंगे? पुनर्संयोजन। तो रेकॉन क्या है? रिकॉम्बिनेशन इकाई है, यानी पुनर्संयोजन इकाई है। और यही रेकॉन क्या है? जीन विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है। जीन विनिमय के लिए क्या है? उत्तरदायी होता है। जीनों का जो आदान प्रदान है आपसी, वो जीन विनिमय कहलाता है। और इस जीन विनिमय के प्रति उत्तरदायी कौन है? रेकॉन है। ठीक है, क्या है? रेकॉन है। उसके बाद में क्या है? अंतिम बात आती है म्यूटॉन। म्यूटॉन क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की इकाई है, यानी म्यूटेशन की इकाई क्या है? म्यूटॉन है। ठीक है, क्या है? म्यूटॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई है आपके म्यूटॉन है। समझ में बात? कितने भाग हैं? 3। सिस्ट्रॉन संरचनात्मक इकाई। सिस्ट्रॉन से संरचनात्मक इकाई। से रेकॉन, से रिकॉम्बिनेशन की इकाई। उत्परिवर्तन को आप याद रख सकते हो म्यूटेशन। तो म्यूटॉन म्यूटेशन की इकाई है। तो ये क्या है? तीनों भाग आपके क्या है इसके अंदर कवर अप हो जाते हैं। तो आप इसका क्या है नोट आउट कर सकते हो। ठीक है, देखिए ठीक है, तो ये आपका क्या था? डीएनए। तो वो मैंने सारा कवर अप करवा दिया है। देखिए दोबारा अगर इसको समझना चाहते हैं तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। डीऑक्सीराइबोज इसके अंदर शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षारक कौन सी हैं? 2 हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। प्यूरिन Ag, पिरिमिडिन Ct। ठीक है, उसके बाद में क्या था? इसके अंदर फास्फेट पाया जाता था। चलो अच्छी बात है। फिर क्या है आपका? डीएनए द्विकुंडलित है। किस प्रकार का है? बी प्रकार का है। 2 और प्रकार कौन से हैं?
ए, बी और जेड है। खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने की थी। ठीक है, द्विकुंडलित इकाई प्रति समानता भुजाएं हैं इसकी। एक कुंडलन के अंदर कितने पाए जाते हैं? 10 नाइट्रोजन क्षार यूनिटों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका पूरा डीएनए है, 3 भाग सिस्ट्रोम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपने क्या पढ़ेंगे? आरएनए। ठीक है, आरएनए। देखिए दूसरी चीज क्या है? आरएनए। ठीक है, आरएनए इसकी क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है इसका? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो आपसे कोई डिफरेंस भी पूछे तो पहला डिफरेंस डीएनए और आरएनए का क्या गया है कि उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज था, इसके अंदर क्या है? राइबोज प्रकार की शर्करा पाई जाती है। ठीक है, राइबोज प्रकार की क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है। दूसरा देखिए जो आरएनए है, ठीक है, वो क्या है? एकल होता है, एकल सूत्री, एकल सूत्री होता है। ठीक है, कैसा होता है? एकल सूत्री संरचना है इसकी। ठीक है, तो डीएनए कैसा था? डबल स्ट्रैंड था ना, द्विकुंडलित इकाई थी। तो ये कैसा है? एकल सूत्री है। देखिए जो इसका अपवाद है एकल सूत्री का, वो क्या है आपका? एक तो आपका रियो वायरस, ठीक है, रियो वायरस और दूसरा आपका क्या है? घाव आबुर्द वायरस। ये इसके क्या है? अपवाद है। इन दोनों के अंदर में क्या पाया जाएगा? द्विकुंडलित आरएनए। ठीक है, कैसा है? द्विकुंडलित क्या है? आरएनए है रियो वायरस और घाव आबुर्द वायरस में, जबकि आरएनए की सामान्य प्रकृति क्या है कि वो एकल सूत्री संरचना पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि जो आरएनए है, ठीक है, जो आरएनए है उसके अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक है, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक। अब जो नाइट्रोजनी क्षारक है, उन नाइट्रोजनी क्षारक के भी 2 भाग सेम है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिड। ठीक है, तो प्यूरिन के अंदर क्या पाया जाएगा? वही Ag, और पिरिमिडिन के अंदर क्या पाया जाएगा? C, नहीं है, थाइमिन नहीं है, U है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एडिनिन, ये ग्वानिन और ये साइटोसिन और ये यूरेसिल। तो इसके अंदर अपने एक लाइन में कहें कि जो आरएनए है उसमें क्या है? पिरिमिडिन क्षारक यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए के और आरएनए के बीच की डिफरेंस की बात करें तो यहाँ ही क्रिएट कर हो जाता है। तो पहला देखिए जो आरएनए है उसके अंदर राइबोज प्रकार की शर्करा है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज है, और आरएनए एकल सूत्री होता है, डीएनए द्विकुंडलित है। और उसके बाद में देखिए कि जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षारक पिरिमिडिन था वो क्या था? थाइमिन था, लेकिन इसके अंदर क्या है? यूरेसिल है। तो ये तो क्या थी? इसकी क्या है? सामान्य बातें थी। अब उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो आरएनए है वो क्या है? कुछ पादपों और कुछ क्या है आपके कवकों में पादपों और कुछ कवकों में क्या है? आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो ये बात आप नोट करके लिख सकते हैं कि पादपों में और कुछ कवकों के अंदर क्या है? जो आरएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। वैसे सामान्यतः आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। अब देखिए कि जो आरएनए है
उसके बाद में अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए के क्या है, कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं आरएनए, ठीक है। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला देखिए, इसके अंदर क्या है आपका टीआरएनए है, ठीक है। कौन सा प्रकार है? टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, क्या नाम है इसका? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। क्या नाम है इसका? ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है आपके? पहली बात, ये घुलनशील प्रकृति का है। कैसा है? घुलनशील प्रकृति का है। घुलनशील प्रकृति का, घुलनशील प्रकृति का है, ठीक है। कैसा आरएनए है ये? घुलनशील प्रकृति का है। और कुल आरएनए का कितने प्रतिशत भाग बनाता है? 10% पर क्या है ये भाग बनाता है, ठीक है। 10% भाग बनाता है। और इस टीआरएनए का जो 3D मॉडल या इसको क्या बोलते हैं? क्लीवर लीफ मॉडल। क्लीवर लीफ मॉडल ये किसने दिया था? आपके हेले द्वारा दिया था, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था? हेले द्वारा, हेले, ठीक है। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए है, यानी स्थानांतरण आरएनए, ठीक है। घुलनशील प्रकृति का है, 10% भाग है टोटल आरएनए का। और इसका 3D या क्लीवर लीफ मॉडल जो है वो किसने दिया था? हेले ने दिया था, ठीक है। हेले ने दिया था, समझ में आई बात? किसने दिया था? ये हेले ने दिया था। ट्रांसफर आरएनए है ये, और क्या है आपके? घुलनशील प्रकृति का है, ठीक है। कैसा है? घुलनशील प्रकृति का है। और दूसरा क्या है इसका? 10% क्या है ये टोटल आरएनए का भाग बनाता है। और आपका जो क्लीवर लीफ मॉडल है वो क्या है? 3D मॉडल है, वो किसने दिया था आपके? इसने हेले ने दिया था, ठीक है। हेले ने दिया था, समझ में आ रही बात? अब देखिए, जो दूसरा आरएनए है वो क्या है? पहले आप इसको नोट आउट कर लें। देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा इसके अंदर है mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए यानी मैसेज करता है, ठीक है। तो ये क्या है? टीआरएनए के साथ मिलकर क्या है आपके प्रोटीन संश्लेषण में क्या है? भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? भूमिका निभाता है। ये भी क्या है? कुल आरएनए का कितना प्रतिशत होता है? 10% भाग बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? 10% भाग क्या बनाता है? ये mRNA क्या है आपका? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। और कितने % भाग बनाता है? 10% भाग बनाता है। मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब क्या है? इस mRNA का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, यानी अनुलेखन कहलाता है। अभी थोड़ा आगे बात करेंगे इसकी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ क्या याद रखना है कि जो mRNA है वो प्रोटीन संश्लेषण में टीआरएनए के साथ भूमिका अदा करता है। दूसरा, यह भी क्या है? कुल आरएनए का 10% भाग है। तीसरी बात क्या है? इसका जो क्या है बनना या संश्लेषण क्या कहलाता है आपका? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है या अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। अनुलेखन कहलाता है। और जो आपका अंतिम आरएनए है, ठीक है, अंतिम आरएनए जो है उसको कहते हैं आरआरएनए। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल
RNA। ये क्या है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक तो राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोम निर्माण में, और जो दूसरा है वो क्या है आपका प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो इसके दो काम है, एक तो राइबोसोम निर्माण है, दूसरा क्या है प्रोटीन संश्लेषण है। कुल आरएनए का कितने प्रतिशत भाग बनाता है, 80% ये भाग बनाता है। तो आप इस आरएनए को क्या है एक जगह पर भी देख सकते हैं। तो देखिए आरएनए के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। टीआरएनए जो क्या कहलाता है आपका ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए है, घुलनशील प्रकृति का है, और क्या है 10% भाग बनाता है। 3D मॉडल क्लीवर लीफ मॉडल क्या है हेलेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद दूसरा क्या है मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए में क्या है टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में क्या है उसके साथ मिलकर क्या करता है, ये भूमिका अदा करता है, 10% भाग बनाता है। ये भी इसका जो संश्लेषण है वो क्या कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, अनुलेखन कहलाता है। और उसके बाद में अंत में आता है आपका आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो क्या है राइबोसोम के निर्माण में और प्रोटीन संश्लेषण में क्या है मुख्य भूमिका अदा करता है। और कुल आरएनए का कितने प्रतिशत भाग बनाता है, 80% भाग बनाता है। ठीक है, तो ये कहानी क्या थी आपकी डीएनए और आरएनए की थी। आसान सी चीजें हैं, आपको सिर्फ क्या करना है क्रम से इनको क्या है बनाए रखना है। अब देखिए कि अपने डीएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए की बात कर रहे हैं और प्रोटीन संश्लेषण की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो डीएनए से क्या है प्रोटीन संश्लेषण तक का सफर कैसे तय होता है, वो अपने एक क्या है अभिक्रिया से या प्रक्रिया से जानते हैं किस तरह से होता है। देखिए सबसे पहले क्या है डीएनए। ठीक है, क्या है आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए, जो डीएनए से जो पहला स्टेप आएगा इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के उपरांत क्या है आपका डीएनए बनेगा, यानी डीएनए क्या है आगे तैयार होगा। ठीक है, डीएनए क्या कर रहा है आगे तैयार हो रहा है। उसके बाद में क्या है दूसरा डीएनए से क्या है आगे पहले बता चुके हैं आपने ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। और किससे का निर्माण होता है एमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, एमआरएनए का निर्माण होता है। और इस एमआरएनए से क्या होता है ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है। और फलस्वरूप क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण है आपका, इससे क्या हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका यहाँ से क्या है प्रोटीन संश्लेषण यहाँ तक का जो सफर है यहाँ से लेकर, ठीक है, वो क्या होता है सबसे पहले कहानी सुनिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृति, यानी डीएनए अपने जैसा ही एक क्या है डीएनए तैयार करता है, प्रतिकृति बनाता है। ठीक है, क्लोन जिसे अपने कह सकते हैं। तो ये प्रतिकृति बनाएगा डीएनए की। तो पहले डीएनए था साधारण, फिर क्या है प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या कर देगा अपनी प्रतिकृति बना देगा। और इस प्रतिकृति के बाद में इसे कहते हैं अपने अनुलेखन, ठीक है, अनुलेखन। अब इस डीएनए से क्या है ट्रांसक्रिप्शन द्वारा विशेष कोडिंग के द्वारा क्या है एमआरएनए का क्या है निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है
mRNA का निर्माण होता है। तो आनुवंशिक कोडिंग की बात है ना, आनुवंशिक कोडिंग, आनुवंशिक कोडिंग। तो देखिए आनुवंशिक कोडिंग क्या है, कोई विशेष प्रकार का क्या है डीएनए विशेष प्रकार की सूचनाओं को क्या है आगे स्थानांतरित करता है, या मैं यूं कहूं कि कोई विशेष प्रकार का जीन कोई विशेष प्रकार के लक्षणों को ही स्थानांतरित करता है। तो ये दोनों क्या है एक ही बातें हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है, ताला कुंजी सिद्धांत है, ठीक है। तो ये जो आनुवंशिक कोड था आपका, ये क्या है, 3 वैज्ञानिक थे, नीरेनबर्ग, मथाई और आपके खुराना साहब, हरगोविंद खुराना, इंडिया मुल्क के हैं हरगोविंद खुराना, और इसके लिए इन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये आनुवंशिक कोडिंग है। तो आनुवंशिक कोडिंग के निर्माता कौन है, नीरेनबर्ग, मथाई और खुराना, ठीक है, नीरेनबर्ग, मथाई और खुराना, ठीक है। तो ये क्या है आनुवंशिक कोड की बात है। अब देखिए mRNA बना ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि डीएनए से mRNA का बनना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। और यही अनुलेखन क्या है, यह अनुलेखन जो ये सिद्धांत है इसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, ठीक है, केंद्रीय सिद्धांत है ये, जो क्या है आपके डीएनए की रेप्लिकेशन का क्या है केंद्रीय सिद्धांत है, ठीक है, क्या है केंद्रीय सिद्धांत है। तो सेंट्रल डोग्मा की खोज किसने की थी, क्रिक साहब ने ही इसकी खोज की थी, ठीक है। और इसको क्या है आपके जो सेंट्रल डोग्मा है इसको एक्सप्लेन किसने किया था, जैकब और मोनार्ड ने, जैकब व मोनार्ड, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा क्रिक साहब की खोज है, ठीक है। और इसके बाद में विस्तृत क्या है परिभाषा किसने दी, जैकब और मोनार्ड ने, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है कि प्रतिकृति है या रेप्लिकेशन है, ये बातें क्या है किसने कही, तो वाटसन साहब ने क्या है डीएनए प्रतिकृति को समझाया था, वाटसन साहब ने, ठीक है। तो ये सेंट्रल डोग्मा में क्रिक का नाम आएगा, प्रतिकृतिकरण में वाटसन का आएगा, और सेंट्रल डोग्मा की अगर क्या है आपका विश्लेषण करना होगा तो जैकब और मोनार्ड साहब का नाम आएगा, ठीक है। ये है सेंट्रल डोग्मा। अब इस सेंट्रल डोग्मा के बाद में एक इसके विपरीत भी प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी mRNA से डीएनए का बनना, mRNA से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। और ये जो उल्टा ट्रांसक्रिप्शन है ये किसके अंदर होता है, HIV वायरस में होता है, HIV वायरस जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है उसके अंदर क्या होगा आपका ये mRNA से डीएनए का बनना होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए दोबारा देखिए, मैं पूरी प्रक्रिया समझता हूँ। तो डीएनए अपनी प्रतिकृति तैयार करता है, डीएनए बना, डीएनए में अनुलेखन होता है, यानी विशेष जो भाषा है कोड है वो फिट किए जाते हैं और mRNA बन जाता है, ठीक है। और अब इस mRNA को ट्रांसलेशन यानी अनुवादन का मतलब क्या है कि उसे किसी डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन करना, mRNA को प्रोटीन की भाषा में क्या है विस्तृत किया जाता है, कोडिंग की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। और फलस्वरूप क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो ये क्या है आपके RNA डीएनए से क्या है प्रोटीन संश्लेषण का होना आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद में थोड़ा देखिए गुणसूत्र के बारे में अपने पढ़ते हैं, गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा।
देखिए गुणसूत्र क्रोमोसोम, ठीक है, जो अपने डीएनए आरएनए अपने जीन बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए क्या है, गाड़ी का काम कौन करता है, ये गुणसूत्र करते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम है जो गाड़ियाँ हैं जीन्स की, ठीक है, जीन की क्या है, गाड़ी है, उसका क्या वाहक का काम कौन करता है, गुणसूत्र करता है। तो देखिए गुणसूत्र की जो खोज थी वो किसने की थी, स्ट्रासबर्गर साहब ने की, स्ट्रासबर्गर साहब ने की थी, ठीक है, और नामकरण किसने किया, नामकरण किसने किया, डब्ल्यू वाल्डेयर, समझिए इसको कि जो गुणसूत्र है उसकी खोज किसने की, स्ट्रासबर्गर ने, अर्थात गुणसूत्र के पापा कौन है, स्ट्रासबर्गर है, और पंडित जी नामकरण किसने किया, डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था, ठीक है। तो पापा स्ट्रासबर्गर है, पंडित जी कौन है आपके, डब्ल्यू वाल्डेयर साहब, ठीक है। तो ये गुणसूत्र है। अब देखिए गुणसूत्र बने किससे होते हैं, तो गुणसूत्र क्या है आपके, एक तो इसमें प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके पहले पूछा गया है कि गुणसूत्रों के अंदर क्या है, प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है आपके, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। दूसरी इसके अंदर क्या होती है, वही डीएनए, तो डीएनए श्रृंखला इसके अंदर क्या है पाई जाती है, प्लस में क्या है, हिस्टोन प्रकार की प्रोटीन भी इसके अंदर क्या है पाई जाती है। अब देखिए कि जो डीएनए है, सॉरी गुणसूत्र है, उसके अंदर क्या है, मानव के अंदर कितने गुणसूत्र हैं, मानव के अंदर क्या है 23 जोड़ी गुणसूत्र, कितने हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र है, कितने हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र है। और अपने मटर पढ़ गए तो उसका भी बताओ है, मटर में क्या है आपके कितने हैं 6 जोड़ी, ठीक है, 6 जोड़ी क्या है गुणसूत्र पाए जाते हैं मटर के। तो ये आपका क्या था गुणसूत्र है, ठीक है, गुणसूत्र है।